हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुशील कुमार फ्यूचर जोन मोदी नगर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा फ्यूचर जोन मोदी नगर के माध्यम से भूगोल की एक सीरीज चलाई गई है, जिसमें मेरी 6 सीरीज आपके बीच आ चुकी है। उन सीरीज के माध्यम से मैंने अक्षांश देशांतर व भारत की कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको बताया है। और दोस्तों, उसी क्रम में मैं एक अगली सीरीज यानी कि भूगोल भाग 7 लेकर आपके बीच आ रहा हूँ, जिसके माध्यम से आज हम भारत की भूगोलिक स्थिति से संबंधित उन मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे जिन्हें एग्जामिनर एक तरह से एग्जाम के व्यू से देखता है और पिछली कई परीक्षाओं में उनके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, आइए मेरे साथ बात करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति की भाग 7 के माध्यम से। तो बात करेंगे भारत की। भारत भाग 7। भारत भाग 7। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि ये भारत देश है और भारत की राजधानी कहाँ है? राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। और दोस्तों, भारत को किन किन नामों से जाना जाता है? सबसे पहला पॉइंट है कि भारत को किस किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं पहले इसकी चर्चा कर देता हूं कि भारत को किस किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, आर्यवर्त भी कहा जाता है, जम्बूद्वीप भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है और भारत भी कहा जाता है। 1 2 3 4 और 5 नामों से भारत को जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं चर्चा करता हूं उन बिंदुओं की कि भारत के 5 नाम कब कब और किन किन परिस्थितियों के अनुसार पड़े हैं और क्यों भारत को आर्यवर्त कहा गया, क्यों भारत को जम्बूद्वीप कहा गया, क्यों भारत को इंडिया कहा, क्यों भारत को भारत कहा और भारत को क्यों हिंदुस्तान कहा। दोस्तों, ये क्या है? भारत का इतिहास है। भारत के नामों को लेकर के क्या मुद्दे रहे, क्यों भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो दोस्तों, इसकी चर्चा करता हूं। सबसे पहले बात करूंगा हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की बात करता हूं सबसे पहले दोस्तों। लेकिन हिंदुस्तान की बात करने से पहले मैं एक बात करूंगा दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट क्यों है कि एग्जामिनर ने पहले एक बार क्वेश्चन पूछा भी है। और क्वेश्चन किस प्रकार था कि भारत देश का वर्णन सबसे पहले कहां हुआ, या भारत शब्द सबसे पहले कहां मिला। भारत देश का वर्णन सबसे पहले कहां हुआ या भारत शब्द सबसे पहले कहां मिला। तो दोस्तों, यहीं से स्टार्टिंग होगी हमारे इस चैप्टर की, भाग 7 की, कि भारत कहां से मिला। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि यह एक विशाल भूभाग था भारत, जिसे एक राजा ने जीत लिया था। एक राजा ने जीत लिया था और उस राजा का नाम दोस्तों क्या था? भरत था। उस राजा का नाम क्या था? उस राजा का नाम था दोस्तों भरत। और भरत किसका पुत्र था? राजा दुष्यंत का पुत्र था। राजा दुष्यंत का पुत्र। राजा दुष्यंत के पुत्र भरत द्वारा यह भूभाग जीत लिया गया था और इसीलिए इसका नाम भारत पड़ा। इसीलिए इसका नाम भारत पड़ा। और भारत के द्वारा जीते जाने के कारण ही इस भरत नामक शब्द का पहली बार जो वर्णन हुआ दोस्तों, वो एक पुराण में हुआ। पुराण में कौन सा पुराण था दोस्तों? वो वायु पुराण। वायु पुराण। तो आप कह सकते हो, अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत का वर्णन सबसे पहले किस में हुआ था, ऑप्शन आपको मिले कि पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में या किसी में नहीं, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा कि भारत का सबसे पहले वर्णन कहां हुआ दोस्तों? पुराणों में हुआ। और कौन सा पुराण था दोस्तों? वायु पुराण में। भारत शब्द का सबसे पहली बार वर्णन वायु पुराण में हुआ।
और राजा भरत द्वारा इस भूभाग को जीत ले जाने के कारण ही पुराण यानी कि वायु पुराण में इस भूभाग को क्या कहा गया, भारत कहा गया। तो आई होप कि आपको यह क्लियर हुआ होगा यह पॉइंट कि हिंदुस्तान या इंडिया को भारत क्यों कहा गया। तो दोस्तों, और भारत का सबसे पहली बार जिक्र कहाँ मिला, ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर ही इसका सबसे पहली बार जिक्र मिला पुराण यानी कि वायु पुराण में, और पुराणों में ही इस बात का भी जिक्र मिला कि भारत जैसे भूभाग को किसी राजा भरत ने जीत लिया था, और उस भरत राजा के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। अब बात करता हूं दोस्तों हिंदुस्तान की बात करता हूं, हिंदुस्तान की। आप जानते हो कि एक देश था जिसे पूर्व में पर्सिया कहा जाता था। क्या नाम था उस देश का दोस्तों? पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? पर्सिया के नाम से जाना था। पर्सिया के नाम से किस देश को जाना जाता था? ईरान को पूर्व में पर्सिया के नाम से जाना जाता था। ईरान को पूर्व में पर्सिया के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, ईरानी लोगों ने सबसे पहले भारत में जब प्रवेश करा तो इन्होंने किधर से प्रवेश करा? उत्तर और पश्चिम की ओर से, यानी कि इस हिस्से से प्रवेश करा। और इस हिस्से पर कौन सी सभ्यता थी दोस्तों भारत में? सिंधु सभ्यता थी, अर्थात इन्होंने सिंधु नदी के क्षेत्र में प्रवेश किया। भारत में इन्होंने सिंधु नदी के एरिया में प्रवेश किया, यानी कि सबसे पहले दोस्तों पाकिस्तान बीसी से जुड़ा हुआ था, यानी कि इस एरिया में इन्होंने प्रवेश किया। और जैसे ही इन्होंने इधर प्रवेश करा तो यहां से कौन सी नदी होकर बह रही थी? सिंधु नदी। और इसका क्षेत्र कौन सा था? सिंधु क्षेत्र। और यहाँ की सभ्यता कौन सी थी? सिंधु सभ्यता। तो दोस्तों, ईरानी लोगों ने सिंधु को इंदु बोला। क्या बोला दोस्तों? हिंदू बोला। सिंधु को ईरानी लोगों ने हिंदू बोला, क्योंकि ईरानी भाषा में सै को है बोला जाता है। तो ईरानियों ने सिंधु को क्या कहा दोस्तों? हिंदू कहा। और सिंधु का स्थान क्या कहलाया दोस्तों? हिंदुस्तान कहलाया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि भारत का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा। ईरानी लोग आए, ईरानी यानी पर्सिया के लोग आए, भारत में प्रवेश किया। भारत के कौन से क्षेत्र में प्रवेश करा? सिंधु नदी के क्षेत्र में, सिंधु क्षेत्र में प्रवेश किया। और सिंधु को उन्होंने क्या बोला दोस्तों? हिंदू बोला। सिंधु क्षेत्र को ईरानियों ने हिंदू क्षेत्र बोला। क्यों? क्योंकि ईरानी भाषा में सै को है बोला जाता है। ईरानी भाषा में सै को है बोला जाता है। इसीलिए ईरानियों ने सिंधु क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र बोला, और हिंदू होने के कारण ही इस देश का नाम क्या पड़ गया दोस्तों? हिंदुस्तान पड़ गया। हिंदुस्तान। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि भारत को हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है, और इसकी हिंदुस्तान नाम होने के पीछे क्या इतिहास रहा है दोस्तों। इसके बाद अगला जो मुद्दा है वो मुद्दा यह है कि भारत का एक और अन्य नाम आर्यवर्त क्यों पड़ा। आप जानते हो कि वैदिक काल के दौरान भारत में कौन लोग आए? वैदिक आर्य लोग आए। किधर से? किसी ने उसे मध्य एशिया से बताया, जैसे मैक्स मूलर महोदय ने मध्य एशिया ने बताया। जैसे इसी क्रम में हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने उसे ध्रुवों की ओर से बताया, किसी ने उसे चाइना से बताया, किसी ने दोस्तों ध्रुवों से बताया। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि वैदिक काल में कौन लोग आए? आर्य लोग आए, जिन्होंने वेदों की रचना की। आर्य लोग आए। और आर्य क्या हुए दोस्तों? आर्य आकर के छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, फैल गए। कहां? गंगा के उत्तर की ओर ही। यानी सिंधु नदी से लेकर सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज या गंगा के उत्तर में ही रहे। और इस क्षेत्र में दोस्तों क्या हुआ? ये लोग बट गए, फैल गए इस देश में। और आर्यों ने क्या कहा दोस्तों? जहां जहां आर्य बसे हुए थे उस क्षेत्र को क्या कहा गया? आर्यवर्त, यानी कि आर्यों का देश। आर्यवर्त यानी कि आर्यों का देश, यानी कि भारत में आर्यों का आगमन, उनका भारत में छोटे छोटे कबीलों में फैलना, और दोस्त क्या कहलाया? आर्यों का देश कहलाया भाग। और इसीलिए भारत को आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है।
तो आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि भारत का नाम आर्यवर्त होने के पीछे क्या इतिहास है। यही इतिहास है कि भारत में आर्यों का आगमन होना, उनका भारत के भूभाग में छोटे छोटे कबीलों में फैल जाना, और कबीलों में फैलना ही क्या कहलाया कि यह आर्यों का देश है, जिसे आर्यवर्त कहा गया। तो यही इसका एक इतिहास था कि हिंदुस्तान को आर्यवर्त क्यों कहा गया है। दोस्तों अगला जो मुद्दा है वो मुद्दा क्या है कि भारत को जम्बू द्वीप क्यों कहा गया, भारत का नाम जम्बू द्वीप क्यों पड़ा। जम्बू दोस्तों, जब जैन धर्म की बात थी, अर्थात जैनियों का काल था, जिस टाइम देश में सबसे ज्यादा अनुयायी जैन धर्म के थे, तो उस टाइम पर दोस्तों क्या था, भारत में सबसे ज्यादा जामुन के वृक्ष यहां पाए जाते थे। जामुन के वृक्ष यहां पाए जाते थे और इसीलिए इसे जामुन का द्वीप या जम्बू द्वीप कहा गया। और इस चीज का वर्णन कहां से मिला है, जैन पुराणों में लिखा है कि भारत में उस समय जामुन के बहुत सारे वृक्ष होते थे। ऐसा लगता था जैसे यह देश एक जामुनों का द्वीप हो। तो इसी क्रम में जैनियों ने अपने पुराणों में लिखा है भारत को जम्बू द्वीप या जामुनों का द्वीप। ठीक है दोस्तों, यही देश का नाम जम्बू द्वीप होने के पीछे इतिहास है कि भारत में क्या पाए जाते थे, जैन काल में जामुन के पेड़ ज्यादा पाए जाते थे और ऐसा लगता था कि यह देश जामुनों का देश है, इसीलिए इस देश का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। दोस्तों क्या पड़ा है, जम्बू द्वीप। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि भारत का नाम इंडिया क्यों पड़ा, भारत का नाम इंडिया क्यों पड़ा, तो दोस्तों इसके पीछे एक छोटा सा इतिहास है। इतिहास क्या है, देखिए जब भारत का नाम हिंदुस्तान था, जब भारत का नाम हिंदुस्तान था तो ईरानियों के आगमन के बाद, ईरानियों के आगमन के बाद देश में कई बाहरी शक्तियां आई, देश को लूटा और चली गई। लेकिन उसी क्रम में दोस्तों कौन आए, पुर्तगाली भी आए, उसी क्रम में दोस्तों डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए, डेनमार्क के लोग भी आए और ब्रिटेन के लोग भी आए। तो दोस्तों जब फ्रांसीसी लोग भारत में आए तो फ्रांसीसी लोगों ने हिंदू ना कहकर क्या कहा, इंडू कहा। फ्रांसीसी लोग हिंदू ना बोलकर क्या बोल पाए, इंडू बोल पाए। इंड इंड हिंद ना कहकर, हिंदुस्तान को हिंद ना कहकर क्या कहा, इंद कहा। इंद INDE, हिंद ना कहकर क्या कहा दोस्तों, इंद कहा, इंद। और फ्रांसीसियों के बाद दोस्तों भारत में आगमन हुआ अंग्रेजों का, और अंग्रेजों ने इस इंद को अपने ग्रीक भाषा के इंडोस से जोड़ा, इंडोस से जोड़ा। और पहला व्यक्ति और या पहला अंग्रेज था जेम्स अलेक्जेंडर। क्या नाम था उस पहले अंग्रेज का, जेम्स अलेक्जेंडर। फ्रांसीसियों के बाद अंग्रेज आए और वह पहला अंग्रेज जेम्स अलेक्जेंडर था जिसने फ्रांसीसियों के इंडे को क्या कहा दोस्तों, इंडिया का। अलेक्जेंडर पहला व्यक्ति था या पहला अंग्रेज था जिसने हिंदुस्तान या हिंदुस्तान जिसे फ्रांसीसियों ने इंडिस्तान कहा, उसे अंग्रेजों ने इंडिया बोला। तो दोस्तों जेम्स अलेक्जेंडर के द्वारा ही भारत का नाम इंडिया रखा गया। और दोस्तों यह किस प्रकार रखा गया, इसने क्या करा, हिंदुस्तान के H को हटाकर I लगा दिया, हिंदुस्तान के H को हटाकर I लगा दिया। तो यह हिंदुस्तान ना होकर इंडुस्तान ना होकर इंडिया हो गया। और जेम्स अलेक्जेंडर पहला अंग्रेज था जिसने भारत का नाम इंडिया बताया, भारत का नाम इंडिया बताया। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे भारत के नामों के इस इतिहास को कि भारत का नाम इंडिया, भारत, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त या हिंदुस्तान कब पड़ा, पहली बार कहां भारत का वर्णन या किस में भारत का वर्णन हुआ। तो दोस्तों पुराणों में हुआ और वायु पुराण में हुआ। पहला अंग्रेज कौन था जिसने भारत को इंडिया कहा, जेम्स अलेक्जेंडर ने कहा। दोस्तों आर्यवर्त नाम होने के पीछे क्या कारण है, जम्बूद्वीप नाम होने के पीछे क्या कारण है, तो ये सभी पॉइंट हमारे यहां क्लियर हो गए हैं। मैं इसे एक बार से साफ कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं अपने नए पॉइंट पर।
और इसे साफ करने के बाद बनाते हैं एक नया चित्र यानी कि अलग एक मैप बनाएंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जियोग्राफी तभी पढ़ी जा सकती है जब हमारा मैप या ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो दोस्तों। अगर हमारा ग्राफ क्लियर नहीं है तो हम जियोग्राफी शायद नहीं कर पाएंगे। यहाँ मेरा चित्र उतारने का उद्देश्य किसी देश के मैप में परिवर्तन करना नहीं है। एक तरह से मैं चित्र उतारने का मेरा उद्देश्य है कि ताकि आप समझ सको ये हमारा कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है जिसे मैं एक तरह से पूर्ण रूप से नहीं उतार पा रहा हूँ, सेम टू सेम नहीं उतार पा रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य कोई भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में परिवर्तन करना नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। दोस्तों जैसे ये भारत है और भारत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, जो अब तक मैं बहुत सारे आपको करा चुका हूँ, बार उन्हें हल्का सा देख लेते हैं कि हमारा कोई पोर्शन में रुका तो नहीं। अगर हम बात करें दोस्तों ये देश कौन सा है, भारत है। राजधानी क्या होगी इसकी, नई दिल्ली होगी, आप जानते हो। इसकी अगर मैं पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करूं, पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करूं तो दोस्तों 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करूं तो दोस्तों 3214 किलोमीटर है। अगर मैं इसकी अक्षांश और देशांतर स्थिति की बात करूं, इसकी अक्षांश से स्थिति क्या होगी दोस्तों, जैसे मैंने बताया था 8.4 डिग्री से लेकर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगर मैं इसकी देशांतर स्थिति की बात करूं तो 68.7 से लेकर 97.25 डिग्री इसका क्या होगा दोस्तों, देशांतरीय विस्तार होगा। अगर मैं दोस्तों मानक समय रेखा की बात करूं तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, तो आप जानते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नहीं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, यानी कि 5 राज्यों से होकर के भारत की अंतर्राष्ट्रीय मतलब भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। अगर इसी क्रम में मैं बात करूं भारत के मानक समय की तो दोस्तों भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना आ गया है दोस्तों, 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है भारत का समय। भारतीय मानक समय दोस्तों ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। इसी क्रम में अगर मैं दोस्तों ये सब बातें हमने एक तरह से जान ली हैं। इन सब बातों के बारे में हमने अच्छी तरह से जान लिया है, पढ़ भी लिया है, कई बार हमने पढ़ लिया है इसके बारे में। मानक समय रेखा हमारी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये सब हमारा क्लियर हो चुका है। अब बात करूं दोस्तों कर्क रेखा की कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये अभी हमने भारत के बारे में नहीं पढ़ा कि बात करूं भारत की कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितने से गुजरती है दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन मैं पहले बताया था, मैं यहां वन लाइनर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहा हूं, मैप के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। दोस्तों आज का जो टाइम है वो टाइम एक तरह से बदल चुका है, क्वेश्चनों की प्रकृति अलग हो चुकी है। एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बल्कि क्वेश्चन इस तरह से होता है कि
भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा किस राज्य के उत्तर से होकर गुजरती है? तो दोस्तों क्वेश्चन में एक तरह से लॉजिक है, तो इसी कारण हमें जियोग्राफी पढ़ने का जो तरीका है अपना वो बदलना पड़ेगा। और किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों? मैप के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा। और उसी क्रम में दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूं आपको कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा पढ़ने के लिए हमें दोस्तों एक बार ये सब साफ करना होगा और दोबारा से एक तरह से शुरू से ही लेकर चलना पड़ेगा भारत के मैप के साथ। आप जानते हो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर बहती गुजर रही है। थोड़ा सही सीधा लेके चलना पड़ेगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा का दूसरा नाम दोस्तों क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये आप मेरी दूसरी और तीसरी वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से जान चुके हो अक्षांशों के बारे में। तो दोस्तों बात करता हूं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों को इस पर दर्शाते कहां कहां पड़ेगा दोस्तों? आप जानते हो जैसे ये आकृति किसकी है दोस्तों? गुजरात की है। गुजरात की है और यहां से होकर के इस तरह से इसको राजस्थान भी गुजरात को दोस्तों टच कर रहा है। एक सेकंड, थोड़ा मैप हमारा गड़बड़ हो गया, थोड़ा मैप को सही कर लेता हूं एक बार में। मैप को थोड़ा सही करते हैं। इस तरह से हमारी रेखा गुजरी हुई है। जैसे गुजरात हुआ, ये कौन सा हुआ? गुजरात। ये आपका राजस्थान हुआ, राजस्थान। दोस्तों यहां पे आपका एमपी आ जाएगा। यहां पर आपका छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ये त्रिपुरा हो गया आपका, ये मिजोरम। 8 राज्य किस किस प्रकार हैं दोस्तों? नंबर, अगर मैं पूर्व से पश्चिम की ओर इन राज्यों की आकलन किस प्रकार को दोस्तों? अगर पूर्व से पश्चिम की ओर आप जानते हो इधर क्या है? पूर्व है, इधर पश्चिम है। एग्जामिनर का जो पैटर्न है दोस्तों बदल चुका है कि पूर्व से पश्चिम की ओर राज्यों का सही क्रम बताइए या पश्चिम से पूर्व की ओर राज्यों का सही क्रम बताइए। अब हमारा खाली इन राज्यों के नाम और इनकी संख्या याद करने से काम नहीं चलने वाला है। अब हमें इनकी लोकेशन भी देखनी होगी और उसे याद भी करनी होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर मैं बात करूं पूर्व से पश्चिम की ओर कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्यों का क्रम, तो दोस्तों अगर आप नोट कर रहे हैं तो मेरे साथ नोट करते चलिए। पूर्व से पश्चिम की ओर कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्यों का क्रम। पूर्व से पश्चिम की ओर कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्यों का क्रम। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं पहले नंबर पे कौन आएगा दोस्तों? मिजोरम आएगा। दूसरे नंबर पर त्रिपुरा आएगा। तीसरे पर पश्चिमी बंगाल आएगा। नंबर 4 पर झारखंड आएगा। नंबर 5 पर छत्तीसगढ़ आएगा। नंबर 6 पर
आपका मध्य प्रदेश आएगा, नंबर 7 पर आपका राजस्थान आएगा और नंबर 8 पर आपका गुजरात होगा। एग्जामिनर के द्वारा अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से पूर्व से पश्चिम की ओर कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए, तो दोस्तों वो क्रम इन 3 का भी पूछ सकता है, वो क्रम इन 3 का भी पूछ सकता है, वो यानी कि वो बीच से भी पूछ सकता है, यानी कि पहले 3 भी रख सकता है या बीच के भी 3 रख सकता है या फिर लास्ट के 3 भी रख सकता है। तो इस आधार पर दोस्तों हमें इन राज्यों का क्रम याद करना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि अब कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है और एक तरह से वन लाइनर पढ़ने वाले या 8 राज्यों का नाम पढ़कर छोड़ देने वाले या फिर इनकी संख्या मात्र को याद रखने वाले लोग वहां पर दोस्तों धोखा खा जाते हैं और एक आसान से क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब आप जियोग्राफी फ्यूचर जोन मोदीनगर यानी कि मेरे साथ पढ़ रहे हो। तो दोस्तों हमें एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से और एक तरह से गहन अध्ययन के माध्यम से करके इसे कवर करना है। अगर दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से हो कि कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्यों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताइए, पश्चिम से पूर्व की ओर, अगर आप नोट करते हो तो मेरे साथ नोट करते चलिए, पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्यों का क्रम। तो क्या क्रम होगा दोस्तों, जैसे आप देख ही पा रहे हो, नंबर 1 गुजरात है, नंबर 2 राजस्थान है, नंबर 3 एमपी है मध्य प्रदेश, नंबर 4 दोस्तों छत्तीसगढ़ है, नंबर 5 पे आपका झारखंड है, नंबर 6 पर आपका त्रिपुरा नहीं पश्चिम बंगाल, नंबर 6 पर पश्चिम बंगाल है, नंबर 7 पर आपका त्रिपुरा है और नंबर 8 पर मिजोरम। नंबर 8 पर क्या होगा दोस्तों, मिजोरम। तो अगर आप इस क्रम में या पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर इनकी लोकेशन के अनुसार भी इनका क्रम याद करोगे तो एग्जामिनर चाहे कितनी ही चतुराई से और कितनी ही सिंसियरिटी से क्वेश्चन ले आए दोस्तों, आप क्वेश्चन को मिस नहीं करोगे और क्वेश्चन को पढ़ते ही एग्जाम हॉल में बैठे हुए आपके चेहरे पर एक आंतरिक खुशी होगी दोस्तों और आपके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी होगी, जो इस चीज का संकेत होगा कि तुमने इस जंग को आधा जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्रम होगा कर्क रेखा पर पड़ने वाले 8 राज्यों का क्रम। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज का जमाना वन लाइनर का नहीं है, आज का जमाना गहन अध्ययन का है दोस्तों, जिसे हम ग्राफ के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी कर्क रेखा पर से क्वेश्चन का एक और मैंने नया तरीका देखा है दोस्तों, और वो तरीका कैसा है, बड़ी सिंसियरिटी से क्वेश्चन इस हिस्से से निकाला गया है, बड़ी ही सिंसियरिटी से क्वेश्चन इस हिस्से से निकाला गया है और क्वेश्चन की किस प्रकार का था मुझे उससे बताने के लिए एक बार से पूरे को साफ करना पड़ेगा और फिर दोबारा से मैं उसको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे साफ कर देता हूं और फिर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो दोस्तों ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको साफ कर रहा हूं। मैं दोबारा से नया चित्र बनाऊंगा और नई तरीके से आपको उस क्वेश्चन की प्रकृति समझाऊंगा जो एग्जामिनर ने बिल्कुल नया तरीका इजाद किया है। मेरे साथ भारत का नक्शा बनाना तो आप सीख ही लीजिए, बहुत आसान है। पहले एक वी बनाइए आप, इस तरह का वी, यहीं पर ही आप गुजरात का कच्छ का रण वगैरह बना दीजिए, खंबात की खाड़ी और कच्छ का रण आप यहां बना दीजिए। उसके बाद फिर बढ़ जाइए ऊपर जम्मू कश्मीर की तरफ और कश्मीर की इस तरह से आप आकृति बना सकते हैं। जैसे ही आप ऊपर बढ़ोगे दोस्तों, जैसी आकृति सेम ऊपर दोगे ऐसी आकृति आप नीचे दोगे, बिल्कुल उसके अपोजिट, और ये बन गया आपका भारत का नक्शा। ये बन गया आपका भारत का नक्शा। बिल्कुल एक एक आकृति समझाऊंगा कि किस आकृति में क्या बसा है दोस्तों, कहां लद्दाख है, कहां जम्मू कश्मीर है, कहां खंबाती खाड़ी है, कहां कच्छ का रण है, कहां त्रिपुरा है, कहां मिजोरम है, कहां असम है और कहां नागालैंड है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, कर्क रेखा है, भारत के 8 राज्यों से होकर बह रही गुजरती है।
तो इसी क्रम में दोस्तों इन पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करूं कि ये दोस्तों क्या है, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यही वो भाग है जिसे चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तो मेरा पार्ट है। यही वो भाग है दोस्तों, क्योंकि इतने हिस्से पर लगभग कौन है, नेपाल, और ऊपर कौन है दोस्तों, ये चीन है, पूरा चीन। और चीन कहता है कि मेरी लाइन तो सीधी है और ये अरुणाचल तो मेरा भाग है, लेकिन भारत कहता है नहीं, अरुणाचल प्रदेश हमारा है। ठीक है दोस्तों, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है दोस्तों, एकदम जस्ट नीचे नागालैंड। और दोस्तों ये हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा किसका है दोस्तों, मणिपुर का है, मणिपुर। और ये कौन है दोस्तों, मिजोरम है, जो कर्क रेखा जिससे होकर गुजरती है, मिजोरम राज्य। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन निकाला एग्जामिनर ने। कई बार हम सोचते नहीं है और पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर तो बहुत ही सोची समझी और बहुत ही विशेषज्ञता की पहचान है। वो यहां क्या कर रहा है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है, और ऑप्शन दोस्तों मणिपुर और मिजोरम। या क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया कि किस राज्य के पश्चिम से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। तो दोस्तों यहां मणिपुर मिजोरम दोनों एक ही तरह से बोलने में पढ़ने में एक ही तरह के हैं, और एक तरह से आकलन करें तो दोस्तों ऐसा लगता है कि दोनों सगे भाई हैं, लेकिन एग्जामिनर महोदय ने बड़ा दिमाग लगाया और यहीं से क्वेश्चन निकाल दिया। तो इस तरह के क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए आपको ये तरीका बहुत ही मतलब डिफिकल्टी लगेगा, तो लेकिन आप इसे पढ़िए कि मिजोरम के ऊपर मणिपुर है और कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है मणिपुर, न कि दक्षिण में। ठीक है दोस्तों, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया, मणिपुर कर्क रेखा के किस दिशा में पड़ता है, और यहां करके हम भूल जाते हैं इन राज्यों की, जिस मैप से अगर हमने इन राज्यों की स्थिति या लोकेशन को नहीं जान रखा तो हम यहां पर आकर दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों में फंस जाते हैं। लेकिन अब हमें फंसना नहीं है, अब हमें निकलना सीखना है, और हम सीख भी चुके हैं कि मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में है और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आई होप दोस्तों आज का आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया है तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ दोस्तों कमेंट करना ना भूले। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों कमेंट करिए, ताकि मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करूं। अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नमस्कार। और जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि जल्द ही मैं अपना एक अगला वीडियो भाग 8 लेकर आने वाला हूं, लेकिन तब तक आप मेरे इस वीडियो यानी कि भाग 7 पर बहुत सारे लाइक कीजिए, बहुत सारे कमेंट कीजिए, बहुत सारी बार इसको शेयर कीजिए। और दोस्तों हाँ, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली बार जल्द ही फिर से फ्यूचर जोन मोदी नगर पर।